अच्छा जी, एवापोरेशन बेसिकली ये जब भी कोई लिक्विड हम रख देते हैं एनी टेम्परेचर, तो हम क्या देखते हैं कि वो लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता से वेपर्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर ले लें और एक ग्लास में वाटर टेबल के ऊपर रख दें और आप कुछ देर बाद आएंगे तो वहाँ पर या तो वाटर कम्प्लीटली इवापोरेट हो चुका होगा या वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका होगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली यानी वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रही है। प्रोसेस क्या कहलाया जाता है जी? इवापोरेशन कहलाया जाता है और ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज इवापोरेशन? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इवापोरेशन इज दी स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो खुद कंप्लीट होता है या खुद कंप्लीशन की तरफ जाता है, इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। सो ये जो इवापोरेशन है ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली होता है और ये उस वक्त तक होता रहता है जब वो लिक्विड कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाता है। So इस वजह से the spontaneous change of a liquid into its vapors at any temperature is called evaporation. ठीक है? So according to kinetic molecular theory, molecules of a liquid are always in constant motion. जैसे हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हाँ, गैसेस से कम होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं और इस कोलिजन के दौरान लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब इस दौरान अगर एक मॉलिक्यूल को एक इंस्टेंट के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए और उन्होंने उनको हिट कर दिया और उसको इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकता है, तो वो लिक्विड का मॉलिक्यूल जब सरफेस के ऊपर आ जाता है तो सरफेस से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सके। सो चूंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी कोलिजन होता है, इसमें अक्सर ड्यूरिंग कोलिजन मॉलिक्यूल्स इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि सर्टन मॉलिक्यूल्स के वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से वो अगर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो सरफेस से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से इवापोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल सारा लिक्विड कंप्लीटली इवापोरेट हो जाए। सो द एनर्जी इज नॉट इक्वली, अच्छा ये इवापोरेशन क्यों होता है तो चले जी ये फिर मैंने क्या लिखवाया, द एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बास की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बास की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इट चेंजेस आफ्टर ईच कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं तो इस दौरान चूंकि एनर्जी ट्रांसफर होता है तो इवन इस दौरान भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में चेंज आता है। तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है जो एनर्जी गेन करते हैं, और जिनसे एनर्जी गेन हो जाती है उनकी एनर्जी में डिक्रीज आ जाता है। द मॉलिक्यूल विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर एंड रीच टू द सरफेस। अब वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग कोलिजन उन्होंने एनर्जी गेन की है, तो जब वो सरफेस पे आ जाते हैं, सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड दीज मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू वेपर्स। वेपर्स की शक्ल में सरफेस से चले जाते हैं और ये प्रोसेस क्या है? इवापोरेशन है। So in an open container at constant temperature, evaporation continues is the same rate until all the liquid is converted into vapors. हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एक ओपन कंटेनर में हम कोई लिक्विड रख देते हैं तो इससे इवापोरेशन जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट रेट के साथ कंटिन्यूसली हो रहा होगा। हाँ, अगर हम क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड ले लेते हैं तो इसमें एक सर्टन स्टेज तक नेट इवापोरेशन होगी, लेकिन उसके बाद कंडेंसेशन और इवापोरेशन का जो रेट होता है वो आपस में बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और उस इक्विलिब्रियम के बाद फिर लिक्विड के वॉल्यूम में मजीद चेंज नहीं आता, क्योंकि फिर एक टाइम के लिए यानी एक सेकंड में जितने वाटर के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतने ही वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक लिक्विड क्लोज वेसल में ले लें तो इनिशियली सिर्फ इवापोरेशन होगा, फिर कुछ देर बाद कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा और फिर इवापोरेशन रेट कम होता जाएगा, कंडेंसेशन रेट ज्यादा होता जाएगा विद टाइम, और फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा, तो फिर वहां पर उसके बाद नेट इवापोरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम ओपन वेसल में या ओपन कंटेनर में कोई लिक्विड ले लेते हैं तो फिर उसमें से कंटिन्यूस जो इवापोरेशन होगी उसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक वो लिक्विड कंप्लीटली इवापोरेट हो जाता है।
अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो सरफेस एरिया, चूंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, अब लाजमी बात है अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और यूनिट टाइम में वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इस तरह से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। लाजमी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर यूनिट टाइम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से जो इवापोरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अनदर वन इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी जैसे मैंने बता दिया कि इवापोरेशन उस वक्त होती है, कोई मॉलिक्यूल लिक्विड का उस वक्त वेपर में कन्वर्ट होगा जब वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर दे और उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। अब जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो फिर इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक हम कंसिडर कर ले चले, एक वाटर है और एक ईथर है। तो ईथर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर है, जबकि वाटर पोलर है। तो अगर हम सेम टेम्परेचर पर सेम सरफेस एरिया के साथ इसको कंटेनर में डाल दें, यानी 1 लीटर वाटर डाल दें और 1 लीटर ईथर डाल दें, तो वो जो 1 लीटर ईथर होगा वो कम टाइम में इवापोरेट हो जाएगा कंपेरेटिवली वाटर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे उनका जो इवापोरेशन रेट होगा वो कम होगा, और जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उसका इवापोरेशन रेट ज्यादा होता है। सो इवापोरेशन रेट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा इवापोरेशन रेट कम होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा इवापोरेशन रेट कम होगा। एंड थर्ड वन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे इवापोरेशन रेट कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे इवापोरेशन रेट ज्यादा होता है। अच्छा जी, ये एक हीटा में से क्वेश्चन आया था 2014 में कि फॉर अ गिवन लिक्विड at atmospheric pressure which process can occur at any temperature। सो जी इवापोरेशन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर जब हम लिक्विड को हीट करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है, उसके बाद जब हम मजीद मतलब हीट दे रहे हैं तो उसके बाद लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो बॉइलिंग है, वो इवापोरेशन नहीं है, उसको हम वेपोराइजेशन कह सकते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग तो लाजमी बात है, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पर या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे होगा। सैलिडिफिकेशन फ्रीजिंग पॉइंट या उससे लोअर टेम्परेचर पे होगा। बट इवापोरेशन वो जी एनी टेम्परेचर पे होता है, जो कि स्टार्ट में डिफिनीशन में भी लिखा था। अच्छा, तो फिर ये वेपर प्रेशर क्या है? देखें यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर कहता चलूँ, इवापोरेशन और वेपर प्रेशर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन चूंकि बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन वेपर प्रेशर ये रिलेवेंट है तो इस वजह से मैं ब्रीफली ये दोनों टॉपिक्स भी करवा रहा हूँ। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या है? The pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of a liquid। यानी अगर हम एक लिक्विड है, लेट सपोज हमने उसको एक क्लोज वेसल में ले लिया, तो वहां पर इनिशियली इवापोरेशन होगी, फिर कुछ देर बाद जब वेपर ज़्यादा हो जाएंगे तो साथ में कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ पर इस ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और रेड एरोज जो कि अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं ये बेसिकली इवापोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इनिशियली जो वेपोराइजेशन रेट हो वो कंडेंसेशन के रेट से ज़्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। कुछ देर बाद इवापोरेशन और कंडेंसेशन रेट बराबर हो जाएंगे। इस दौरान ये जो लिक्विड के वेपर्स होंगे लिक्विड के ऊपर, इनका जो अमाउंट होगा फिर वो कांस्टेंट होगा, न लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा न वेपर्स में मजीद कोई चेंज आएगा। इस टाइम इस लिक्विड के वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम होगा, और वो प्रेशर इस लिक्विड का इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पर हमने ये लिक्विड लिया है, वेपर प्रेशर कहलाया जाता है। यहाँ पर इन दो स्टेजेस में बी इन वेपर्स का प्रेशर होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ये प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि अभी फिलहाल नेट इवापोरेशन हो रही है, इस वजह से वेपर्स के अमाउंट में इंक्रीज आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा
इवापोरेशन और कंडेंसेशन रेट के दरमियान, तो फिर उस वक्त प्रेशर में मजीद चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाया जाता है और मजीद चेंज वहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. यानी वो प्रेशर जब किसी लिक्विड के वेपर्स एक्सर्ट करते हैं उस वक्त जब वो वेपर्स अपने ही लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस प्रेशर को हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं. लेकिन साथ में टेम्परेचर भी मेंशन करना होगा क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो नेचर ऑफ लिक्विड लाजमी बात है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है. बाज लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, बाज लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं. सो अगेन वही बात, अगर मैं दो डिफरेंट लिक्विड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर और डाई इथाइल ईथर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी रूम टेम्परेचर पर क्लोज वेसल के अंदर, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, जबकि डाई इथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 537 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. इसका मतलब हो गया कि जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उनका गिवन टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा उन लिक्विड से जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं. और रीजन इसका यही है कि जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं उनसे इवापोरेशन इजीली होती है, इस वजह से सेम टेम्परेचर पे वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका वेपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. Second one is temperature. So vapor pressure of liquid increases with increase in temperature and vice versa. For example, increasing the temperature, kinetic energy of the molecules increases. अच्छा, rate of evaporation also increases. अब असल में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो एवापोरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू कंडेंसेशन. इसका बेसिक रीज़न है कि एवापोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है और कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेपर्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. तो जब वो किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड चूंकि उसका एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सो हमारे पास वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पर इसका एक प्रूफ है, यानी वाटर के वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर यहाँ पर हमने दिए हुए हैं. 25 डिग्री सेल्सियस पर 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. फिर जब हम टेम्परेचर 50 कर ले तो देखें 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, जो कि ज्यादा हो गया. 80 डिग्री सेल्सियस तो मजीद ज्यादा हो गया 355, एंड 100 डिग्री सेल्सियस तो देखिए 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे, तो उसके बराबर हो जाता है. ये वजह है कि सी लेवल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है. ये 2019 में आया था. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. करता है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ लिक्विड नहीं जी, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता. अगर आप स्मॉल अमाउंट में लिक्विड ले लें या लार्ज अमाउंट में ले लें, वेपर प्रेशर की वैल्यू उसकी सेम आएगी. हाँ, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, यस, इस पे डिपेंड करता है. और ये जी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जब भी आप कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तो इससे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. इस फिनोमेना को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं. ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जी सी, यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड. अच्छा जी, नाउ आते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट की तरफ. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को हम जनरली डिफाइन करते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम अदर एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि जरूरी नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो. लाइक मैं एक लिक्विड के ऊपर प्रेशर को ज्यादा कर देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यस, फिर उसके मुताबिक उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इफेक्ट होता है. तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अच्छा, when a liquid is heated, its vapor pressure increases, and at certain temperature, vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. At the point
बॉइलिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को फिर हम बॉइलिंग पॉइंट कहें। सो एट द बॉइलिंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर मजीद काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। वाई? क्योंकि इस दौरान जो मजीद हीट हम प्रोवाइड करते हैं, तो जितना हीट, जितनी एनर्जी लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उतनी ही एनर्जी लिक्विड के से जो मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं, अब हम इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में बेसिक फर्क ये है, इवापोरेशन एनी टेम्परेचर पे होता है, जबकि वेपोराइजेशन जब कोई लिक्विड बॉइलिंग शुरू कर लेता है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उस टाइम जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम फिर स्पेसिफिकली वेपोराइजेशन कहते हैं। सो एट एनी फर्दर हीटिंग विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। व्हाई? क्यों? क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं, जितना हीट लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी ही एनर्जी या उतना ही हीट लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपोराइज हो रहे हैं अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल लिक्विड की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और यही वजह है कि लिक्विड के टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता। उस टाइम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। This heat will be used to break the intermolecular force and convert the liquid into vapors। तो वही बात हुई है कि जो हीट दे रहे हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो वो हीट बेसिकली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को खत्म करने में यूज हो रहा है और वेपोराइजेशन में कंज्यूम हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, अगेन नेचर ऑफ लिक्विड, लाजमी बात है। जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। अभी जैसे हमने पढ़ा, तो उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए, करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, यानी उसका टेम्परेचर काफी बढ़ाना होगा। यही वजह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे आ जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विद stronger intermolecular forces will be higher than a liquid with weaker intermolecular forces at the same pressure। फॉर एग्जाम्पल वाटर का अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, वेपर प्रेशर जो है ना वो कम था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है। डाई लीटर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाई? बिकॉज इसका मतलब है कि डाई लीटर का वेपर प्रेशर 34.5 डिग्री सेल्सियस पर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 1 ATM हो जाता है। जबकि वाटर का जो वेपर प्रेशर है, चूंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है, तो इसको 1 ATM करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना पड़ता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अनदर वन इज एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने कहा कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो लाजमी बात है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो इससे हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। सो इस वजह से ये एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंडेंट होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रेशर को मतलब लिक्विड के वेपर प्रेशर को उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो लो टेम्परेचर पर भी उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंट मतलब एक्सटर्नल प्रेशर्स के साथ। लाइक अगर आप लोग देख ले कि सी लेवल पर, जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है कि सी लेवल पर 1 ATM प्रेशर होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम मरी हिल्स में जाते हैं जहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM से कम होकर 0.9 to 1 ATM हो जाता है, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होकर 98 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाएं हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 0.4 to 5 ATM होता है, तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 72 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वाटर का। इसका मतलब है कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ये जी कीटा में क्वेश्चन आया था कि एट हायर एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है? सो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ पे कम होता है। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट हो रहा है। सो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस। जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ज़्यादा बुलंदी पे जाते हैं, तो चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम हो जाता है। अच्छा जी, ये तो बॉइलिंग पॉइंट था। चूंकि स्मार्ट सिलेबस में ये चैप्टर काफ़ी रिड्यूस किया गया है, तो रिमेनिंग के जो टॉपिक्स है, लाइक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लिक्विड क्रिस्टल्स और एनर्जी, वो जो फेस चेंजेस हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजेस, वो सारे टॉपिक्स इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो इस वजह से यही जो दो टॉपिक है बेसिकली, वंडरवाल फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट, सो यही दो टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और यही दो टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने होंगे। अल्लाह हाफिज़।